हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरे दोस्त, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन। इसके अंदर हमारा चल रहा है पहला चैप्टर जो कि है बेसिक्स ऑफ एनर्जी, जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए थे। तो ध्यान से देखेंगे कौन कौन से आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और कौन कौन से कराने रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे मैंने आपको एनर्जी का डिफिनीशन आपको करा दिया है। क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी आपका हो गया। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी आपका कंप्लीट हो गया है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी आपका कंप्लीट करा दिया मैंने, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है, और कल वाले लेक्चर मैंने आपको क्या क्या कराया था, ये भी आपका परसों वाले लेक्चर में करा दिया था। कल वाले में मैंने आपको क्या क्या कराया था, भारत में ऊर्जा परिदृश्य मैंने आपको कल बता दिया था। फिर उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य मैंने आपको बताया था, यानी कि एनर्जी सिनेरियो यूपी। फिर आपको मैंने बताया था भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा खपत। तो ये 3 टॉपिक मैंने आपको कल कराए थे। जिन भी स्टूडेंट्स ने कल वाला वीडियो नहीं देखा हो तो जा करके वीडियो देख लेंगे। और आज चलते हैं, आज आप देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जनरेटर की क्षमता गुणक, यानी कि कैपेसिटी फैक्टर ऑफ विंड जनरेटर एंड कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर पावर जनरेटर की हम आज बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जलवायु में ऊर्जा उपयोग का प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। ठीक है, 2 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं और इस 2 टॉपिक को पढ़ने के बाद से हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार आप सभी मेरे साथियों, दोस्तों, क्लास को एक बार जल्दी से पहले शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में और लाइक करेंगे क्लास को। तो ध्यान से देखेंगे मैंने आपको क्या क्या बताया था। ऊर्जा परिदृश्य आपका हो गया था। हम बात करने वाले हैं कहाँ से, हम बात करने वाले हैं कैपेसिटी फैक्टर से। सबसे पहले जानेंगे कैपेसिटी फैक्टर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम क्षमता गुणक या फिर क्षमता गुणांक होता क्या है, यानी कि कैपेसिटी फैक्टर होता क्या है। तो क्षमता गुणक कारक किसी भी अवधि यानी कि किसी भी समय में वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन और उसी अवधि में अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा उत्पादन का इकाई रहत अनुपात होता है। समझेंगे इसका कहने का क्या मतलब है कि जो क्षमता गुणक है यानी कि कैपेसिटी फैक्टर है, वो वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन और अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा उत्पादन का यूनिट लेस जो है अनुपात होता है। इस चीज को समझेंगे। ठीक है, कहने का क्या मतलब है मेरे दोस्त, मान लीजिए आपने एक सोलर प्लांट लगवाया, ठीक है, जिसकी उत्पादन क्षमता 5 किलो वाट है। ठीक है, कितना है, मान लीजिए आपने सोलर प्लांट लगवाया। क्या लगवाया मेरे दोस्त, आपने सोलर प्लांट लगवाया। सोलर प्लांट लगवाया जिसकी कैपेसिटी कितना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, 5 किलोवाट है। कितना है, 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की वास्तविक क्षमता है। कितना है, वास्तविक क्षमता है इसकी 5 किलोवाट। ठीक है, वास्तविक क्षमता कितना है उत्पादन करने की, 5 किलोवाट जो है वास्तविक क्षमता उत्पादन करने की। लेकिन क्या होता है मेरे दोस्त, कभी कभी आपका मौसम खराब होने की वजह से किसी दिन आपका 5 किलोवाट उत्पादन हुआ बिजली का, किसी दिन आपका 3.5 किलोवाट हुआ, किसी दिन आपका 2 किलोवाट हो जाता है, किसी दिन आपका 2.5 किलोवाट उत्पादन होता है। ठीक है, तो उसका कहने का क्या मतलब है कि जो आपका उत्पादन है कंटिन्यूअसली आपका 5 किलोवाट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, ठीक है, यानी कि आपका किसी रीजन से आपका 5 किलोवाट जो है डेली आपका प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे हम, जो कैपेसिटी फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। कैपेसिटी फैक्टर निकालने के लिए मेरे दोस्त क्या कह रहा है कि कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कि वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन, वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन, वास्तविक ऊर्जा उत्पादन बटे अधिकतम 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 विद्युत ऊर्जा उत्पादन, विद्युत ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया आपको दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, आपका एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी कैपेसिटी है पढ़ने की 8 घंटे, मान लीजिए आप डेली 8 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश क्या होता है मेरे दोस्त कि आप 8 घंटे पढ़ नहीं पाते हैं डेली। किसी दिन मेहमान आपके आ गए या फिर किसी दिन आप मामा के यहाँ घूमने चले गए तो वहाँ पे आपकी 4-5 दिन छुट्टी। ठीक है, तो अगर हम 1 वर्ष माने, अगर हम टोटल 1 वर्ष माने, 1 वर्ष की अवधि के लिए, कितना, 1 वर्ष के लिए अगर हम माने, तो अगर हम 1 वर्ष के लिए माने मेरे दोस्त 8 घंटा अगर आप डेली पढ़ाई करते, कितना, 8 घंटा अगर आप डेली पढ़ाई करते, तो क्या हो जाता कि वास्तविक आपकी
8 घंटा अगर आप जो अधिकतम अधिकतम कितना आप पढ़ाई करते, अधिकतम 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 ऊर्जा उत्पादन लिखेंगे, ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, अधिकतम ऊर्जा उत्पादन यानी कि अधिकतम आप कितना पढ़ाई करते, लेकिन आपने वास्तव में किया कितना, वास्तविक ऊर्जा उत्पादन, वास्तविक ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन, इस चीज को समझेंगे। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि जो कैपेसिटी फैक्टर है, क्या है, कैपेसिटी फैक्टर है मेरे दोस्त, क्या होता है कि वास्तविक ऊर्जा उत्पादन बटे अधिकतम ऊर्जा उत्पादन होता है, ठीक है। इस चीज को उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको वही बताया है, कैपेसिटी फैक्टर यानी कि क्षमता गुणक कारक किसी भी अवधि में वास्तविक ऊर्जा उत्पादन और उसी अवधि में अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा उत्पादन का इकाई रहित अनुपात होता है। यानी इकाई रहित अनुपात का क्या मतलब है मेरे दोस्त, इसका जो यूनिट कुछ नहीं होता है। क्या कहने का मतलब है कि यूनिट कुछ नहीं होता है। मान लीजिए आपने 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया यहाँ पे, या वास्तविक उत्पादन हुआ, अधिकतम आपका भी मेगावाट में ही हो रहा है, तो मेगावाट मेगावाट आपका कट जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपका ये यूनिट लेस होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इतना समझ गए होंगे। अब समझेंगे आगे, क्षमता गुणक का उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के बिजली उत्पादन संयंत्र की तुलना करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका जो यूज होता है कैपेसिटी फैक्टर का, यानी कि क्षमता गुणक का यूज किस लिए करते हैं, विभिन्न प्रकार के बिजली उत्पादन प्लांट की तुलना करने के लिए किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब वही सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे। कैपेसिटी फैक्टर इज द यूनिट लेस रेशियो, यानी कि जो कैपेसिटी फैक्टर होता है यूनिट लेस होता है, ठीक है, ऑफ द एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेशन इन एनी पीरियड, यानी कि किसी भी समय में किसी भी अवधि में वास्तविक ऊर्जा उत्पादन एंड द मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेशन इन द सेम पीरियड, और उसी अवधि में अधिकतम ऊर्जा संभव उत्पादन का अनुपात होता है, यूनिट लेस अनुपात होता है। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। कैपेसिटी मल्टीप्लायर, सॉरी कैपेसिटी मल्टीप्लायर नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, क्षमता गुणक, कैपेसिटी क्या होना चाहिए था, कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। क्या होगा, कैपेसिटी फैक्टर इज यूज टू कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेशन प्लांट। यानी कि कैपेसिटी फैक्टर जो है उसका यूज किस लिए करते हैं कि डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट के जो हमारा पावर प्लांट होता है उसका जो हम बिजली उत्पादन जो हम संयंत्र है वो हमारा पावर प्लांट है, उसकी तुलना करने के लिए किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, क्षमता गुणक और वास्तविक ऊर्जा उत्पादन विभिन्न कारणों की वजह से भिन्न भिन्न होता है। यानी कि अगर हम बात करें वास्तविक ऊर्जा उत्पादन और हमारा क्या है फैक्टर गुणांक, यानी कि सीपी जो हमारा होता है और वास्तविक ऊर्जा उत्पादन जो होता है विभिन्न कारणों की वजह से भिन्न भिन्न होता है। मैंने आपको वही बताया, विभिन्न कारण कौन कौन से हैं, जैसे कि बिजली उत्पादन संयंत्र का डिजाइन, यानी कि आपका आपने जो सोलर पैनल लगवाया हुआ है उसका डिजाइन किस तरह से किया गया है, ठीक है, यानी कि उसको स्थापित किस तरह से किया गया है। मान लीजिए ऐसी जगह लगवा दिया आपने, उसका डिजाइन इस तरह से करवा दिया आपने कि जहां पे सूर्य का प्रकाश आ ही नहीं रहा हो, तो उसका मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका स्थान आपको चेक करना है। अगर बिजली उत्पादन संयंत्र का प्रकार, यानी कि आप किस तरह का यूज कर रहे हैं, किस तरह का सोलर पैनल आप लगवा रहे हैं। और उसके बाद स्थानीय मौसम की स्थिति, यानी कि आप जहाँ पे सोलर पैनल लगवा रहे हैं, सोलर प्लांट आप लगवा रहे हैं, वहाँ की मौसम कैसा, वहाँ पे डेली धूप निकलता है कि नहीं निकलता है, कि आपका मौसम ऐसा है कि डेली आपका बारिश हो जाता है या फिर बादल छाए रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस आपका कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये फैक्टर हैं जो कि आपके सीपी और वास्तविक ऊर्जा उत्पादन को विभिन्न विभिन्न प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, यानी कि भिन्न भिन्न आपके हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आपका कैपेसिटी फैक्टर होता है वास्तविक आपकी जो बिजली उत्पादन होती है बटे अधिकतम बिजली उत्पादन का अनुपात होता है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। और मैंने आपको बताया कि जो आपका कैपेसिटी फैक्टर होता है और वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है वो विभिन्न कारणों के कारण जो है अलग अलग आपके होते हैं, ठीक है, यानी कि भिन्न भिन्न इनका मान होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। द कैपेसिटी फैक्टर एंड द एक्चुअल पावर जनरेशन डिफर ड्यू टू वेरियस रीजन, यानी कि ये क्या करते हैं, विभिन्न कारणों की वजह से भिन्न भिन्न होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिजाइन ऑफ पावर जनरेशन, यानी कि जो आपका पावर जनरेशन यानी कि बिजली उत्पादन संयंत्र है उसका डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स लोकेशन, उसके स्थान के ऊपर डिपेंड करता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट, यानी कि आप किस तरह की पावर जनरेशन प्लांट लगवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, आप कैसी क्वालिटी का लगवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एंड द लोकल वेदर
कंडीशन और आपका स्थानीय जो मौसम है उस पर डिपेंड करता है कैपेसिटी फैक्टर और आपका वास्तविक ऊर्जा उत्पादन। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। माना मैंने अपने 5 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाला प्लांट लगवा लिया, लेकिन वहाँ का मौसम सही नहीं रहता, तो बिजली उत्पादन कितना होगा आपका? मान लीजिए 1 मेगावाट हो गया आपका, ठीक है, या फिर 2 मेगावाट हो गया। तो इस तरह से आपकी बिजली का उत्पादन जो है अलग अलग टाइम में आपका डिफर करता है। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पे क्षमता गुणक ध्यान देंगे। क्षमता गुणक की गणना अक्सर 1 वर्ष के समय से अधिक के लिए की जाती है, लेकिन मौसमी उतार चढ़ाव के कारण इसकी गणना 1 महीने के लिए भी की जा सकती है। कहने का क्या मतलब है मेरे दोस्त, कि जो कैपेसिटी फैक्टर का काउंट है, यानी कि जो आपका कैपेसिटी फैक्टर है यानी कि सीपी जो है आपका, उसकी जो गणना होगी मेरे दोस्त, या तो 1 वर्ष के लिए अधिक होगी, यानी कि 1 वर्ष से अधिक के लिए होती है नॉर्मली, ठीक है, 1 वर्ष से अधिक के लिए की जाती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपका मौसम में उतार चढ़ाव ज्यादा है, ठीक है, यानी कि आज धूप निकला है कल बारिश हो गई, इस तरह से अगर मौसम में उतार चढ़ाव ज्यादा है तो उसका 1 महीने के अंदर भी उसकी गणना कर ली जाती है, ठीक है। 1 महीने के अंदर भी उसका गणना 1 महीने के अंदर भी उसका गणना किया जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि 1 महीने के लिए भी उसका गणना किया जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। कैपेसिटी फैक्टर इज ऑफन कैलकुलेटेड कैपेसिटी फैक्टर इज ऑफन कैलकुलेटेड फॉर मोर देन 1 ईयर टाइम, यानी कि कैपेसिटी फैक्टर जो होता है 1 वर्ष से अधिक के लिए गणना की जाती है, बट लेकिन ड्यू टू सीजनल फंक्शनल, क्या होता है, ड्यू टू सीजनल फ्लक्चुएशन इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर 1 मंथ एज वेल, यानी कि आपका मौसमी उतार चढ़ाव के कारण इसका 1 महीने के लिए भी इसकी गणना की जा सकती है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है, पवन ऊर्जा जनरेटर की क्षमता गुणांक, यानी कि कैपेसिटी फैक्टर ऑफ विंड पावर जनरेटर। तो विंड पावर जनरेटर की कैपेसिटी फैक्टर कैसे निकालना है आपको? औसत वार्षिक ऊर्जा उत्पादन मेगावाट पर आवर में, और उसके बाद 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 365 1 वर्ष में, और 24 घंटे होते हैं पर डे, तो 365 गुणे 24 गुणे वास्तविक संयंत्र उत्पादन क्षमता, ठीक है। अब ध्यान देंगे, कहने का क्या मतलब था मेरा, कि आपने 1 साल के लिए मान लीजिए आपका वास्तविक पावर जनरेशन कितना है, मान लीजिए आपका 250 मेगावाट जो है आपका जनरेशन वास्तविक संयंत्र क्षमता है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं। और आपने उत्पादन कितना किया 1 साल में, अगर 1 साल की औसत एवरेज माने तो आपने कितना कर लिया आपका, अगर मान लिया आपने कितना किया होगा 400, ठीक है, मान लिया मैंने आपने 400 मेगावाट आपने किया, ठीक है। तो औसत यानी कि अगर देखें तो 250 मेगावाट के हिसाब से इतना मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, बहुत कम आपका आएगा। इस वजह से आपको समझना है। आपका एक क्वेश्चन आपका कराता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आप इसका फार्मूला ध्यान में रखेंगे, सीपी यानी कि कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आपका औसत वार्षिक उत्पादन, यानी कि आप कितना उत्पादन हुआ है मेगावाट में, और आपका वास्तविक उत्पादन कितना होना था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 1 साल के लिए अगर निकालना है 1 साल के, यानी कि 365 मल्टीप्लाई 24 आवर्स पर डे, ठीक है, इतना आपको मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन आपको कराता हूं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक 209.3 मेगावाट की क्षमता वाला पवन ऊर्जा जनरेटर है। इसके चालू होने के बाद यानी कि 7.3 साल पहले से लेकर अब तक 6416 गीगावाट आवर का उत्पादन हुआ, यानी कि औसत वार्षिक उत्पादन कितना दे रहा है, 875 गीगावाट पर आवर वर्ष है, तथा इसकी क्षमता गुणांक ज्ञात कीजिए। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है आपसे सीपी। सीपी क्या है, ठीक है, दिया क्या क्या है आपको ध्यान से देखेंगे। आपका दिया कितना है, 209.3 मेगावाट की क्षमता वाला पवन ऊर्जा जनरेटर है, यानी कि इसकी वास्तविक क्षमता कितनी है, वास्तविक क्षमता कितनी है मेरे दोस्त इसका प्रोड्यूस करने की, तो इसका है 209.3 मेगावाट पर आवर, ठीक है, इतना इसकी वास्तविक क्षमता उत्पादन है। और कहने का क्या मतलब है, इसके बाद 7.3 साल पहले से लेकर अब तक इसने 6416 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया है, यानी कि औसत इसने औसत पहले से निकाल के दे दिया, हमें कैलकुलेट औसत करने की जरूरत नहीं है। तो कितना औसत दे रहा है, 875 गीगावाट पर आवर, ठीक है। तो औसत कितना है, अगर हम बात करें औसत वार्षिक उत्पादन, औसत वार्षिक उत्पादन कितना है दिया है मेरे दोस्त, तो वो दिया है 875 गीगावाट, ठीक है। ये हमारा हो गया मान, यानी कि हमें इतना मान इसके क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम निकालेंगे कैसे, हमें पता है कि हम सीपी निकालने का फार्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि वास्तविक उत्पादन क्षमता
उत्पादन क्षमता, ठीक है, बटे मेगावाट में मैंने आपको बताया था मेगावाट पर आवर बटे 365 मल्टीप्लाई कितना 24 आवर पर डे, फिर मल्टीप्लाई आपको बताया था कितना अधिकतम, अधिकतम सॉरी उल्टा हो गया, ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था वास्तविक, वास्तविक ऊर्जा उत्पादन, वास्तविक ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, और ऊपर मैंने आपको बताया था औसत ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, औसत ऊर्जा उत्पादन, ऊपर मैंने आपको बताया था औसत ऊर्जा उत्पादन, औसत ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। यानी कि आप वास्तविक कितना प्रोड्यूस कर सकते थे और आपका औसत उत्पादन हुआ कितना है, ये भी आपका किसमें बताया मैंने आपको, मेगावाट पर आवर में आपको बताया, ठीक है। अब इस चीज को, क्वेश्चन को सेम यही चीज आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है, ठीक है। पुटअप किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका औसत उत्पादन क्षमता कितना है, 875 गीगावाट, कितना है 875 गीगावाट पर आवर, ठीक है, बटे 365 का 365 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना है 24, यानी कि 24 आवर पर डे, और वास्तविक ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितना है हमारा 209.3, कितना है 209.3 मेगावाट पर आवर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखना क्या है आपको कि ये हमारा दिया है मेगावाट में, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है मेगावाट में, और यहाँ पे दिया हुआ है गीगावाट में। हम इसको क्या करेंगे कि मेगावाट में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मेगावाट में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे 1000 से गुणा, यानी कि 875 मल्टीप्लाई 1000, अब कितना हो जाएगा ये मेगावाट पर आवर में हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखेंगे 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 209.3, 209.3 मेगावाट पर आवर, ठीक है। तो हमारा यूनिट लेस होता है, ध्यान से देखेंगे, जब हमारा यूनिट लेस होता है ये हमारा यूनिट कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचा कितना, बचा कितना मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे 875 000 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24 पंजे 120 की 0, हासिल लगा 12, और 24 छक्का 144, 144 156 की 6, हासिल लगा 15, और 24 48, 24 थे 72, 72 15 87, 8760 मल्टीप्लाई 209.3, ठीक है, इतना हुआ। अब इसको क्या करेंगे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट किस तरह से करना है, ये काफी बड़ा है, तो एक काम करता हूँ कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 0.447, कितना आ गया आपका 0.447 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, अब इसको परसेंटेज में बनाने के लिए ध्यान से देखेंगे, इसको परसेंटेज में बनाने के लिए हमारा वैल्यू कितना आया है 0.447 वैल्यू आया है। अब इसको परसेंटेज में बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, परसेंटेज में बनाने के लिए, यानी कि 0.447 मल्टीप्लाई बाई 100% कर देंगे, यानी कि परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 44.7% आपका इसकी एनर्जी कैपेसिटी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम ये कह सकते हैं कि Cp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, Cp इज इक्वल टू 44.7%, Cp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 44.7%, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम आपको बात करें विंड पावर जनरेटर कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी फैक्टर विंड पावर जनरेशन कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। फार्मूला क्या है, Cp इज इक्वल टू औसत उत्पादन क्षमता बटे 365, यानी कि वर्ष है, एक वर्ष में 24, यानी कि 24 आवर पर डे, वास्तविक ऊर्जा उत्पादन मेगावाट पर आवर में, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक गीगावाट को मेगावाट, गीगावाट को मेगावाट में बदलना है, तो चूंकि यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि 1000 मेगावाट बराबर 1 गीगावाट होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे आगे, ध्यान देंगे आगे। अब क्या है आपका सौर ऊर्जा जनरेटर की क्षमता गुणांक, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर पावर जनरेशन, ठीक है। तो सेम फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, चाहे आपको विंड पावर जनरेशन निकालना है, चाहे आपको सोलर पावर जनरेशन निकालना है, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर पावर जनरेशन निकालना है, दोनों का फार्मूला सेम है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब सेम फार्मूला से आपको इस चीज को सॉल्व करना है, जैसे कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको फार्मूला बताया, मैंने आपको मेरे दोस्त फार्मूला बताया था Cp इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, Cp इज इक्वल टू औसत वार्षिक ऊर्जा उत्पादन, औसत वार्षिक ऊर्जा उत्पादन, वार्षिक ऊर्जा उत्पादन
ऊर्जा उत्पादन बटे, फिर नीचे क्या बताया था, 365 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 24 मल्टीप्लाई, फिर आपका क्या निकालना है वास्तविक ऊर्जा उत्पादन, वास्तविक ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। अब इसी सेम फार्मूले पे क्वेश्चन को पुटअप करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को पुटअप करेंगे सेम फार्मूले पे। अब ध्यान देंगे हमारा दिया क्या क्या हुआ है, हमारा दिया हुआ है वास्तविक ऊर्जा यानी कि क्षमता कितना है, एक 290 मेगावाट की क्षमता वाला सौर ऊर्जा जनरेटर है, यानी कि इसकी वास्तविक पावर जनरेशन कितनी है 290 मेगावाट। तो हमें मिल गया क्या, वास्तविक पावर जनरेशन मिल गया, ध्यान से देखेंगे वास्तविक ऊर्जा उत्पादन हमें मिल गया कितना, 365 मल्टीप्लाई 24 को हमने सेम टू सेम उतार लिया। वास्तविक ऊर्जा उत्पादन कितना दिया हुआ है 290 मेगावाट, कितना दिया हुआ है 290 मेगावाट दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, इसके चालू होने के बाद इसकी वार्षिक औसत वार्षिक उत्पादन कितना है 740 गीगावाट पर आवर, ठीक है, कितना है 740 गीगावाट पर आवर। तो वार्षिक ऊर्जा उत्पादन कितना हो गया 740 गीगावाट पर आवर, इसकी क्या हो गई औसत वार्षिक उत्पादन हो गया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पूछा क्या है, इसकी क्षमता गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि फिर से पूछा है Cp इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, यानी कि कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसको कर लेंगे आप कैलकुलेट, इसको कर लेंगे मेरे दोस्त कैलकुलेट। अब फिर से गीगा को मेगा में चेंज करना है, तो हम फिर से क्या करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, फिर से क्या करेंगे 740, ध्यान से देखिएगा 740 मल्टीप्लाई 1000, गीगा को किसमें हमने चेंज कर दिया मेगावाट पर आवर में हमने चेंज कर दिया। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। उसके बाद 365 हमने ज्यों का त्यों उतार लिया, 24 का मल्टीप्लाई करना था, 24 का मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब 290 मेगावाट हमारा वास्तविक ऊर्जा उत्पादन है, इसको हमने ज्यों का त्यों रख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कर लेंगे यूनिट को काट देंगे, ठीक है, यूनिट को हमारा यूनिट लेस होता है तो यूनिट को हम काट देंगे। अब कर लेंगे इसका मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई कर लेंगे जल्दी से, ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आपका, ये आ गया 74, जीरो एक जीरो और बढ़ा देंगे, 4 जीरो हो गया आपका ये, ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से वही चीज़ 365 मल्टीप्लाई 24 कितना किया था हमने यहाँ पे 8760, कितना किया था 8760, यानी कि 8760 मल्टीप्लाई कितना 290, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे कितना आएगा, सॉल्व करने पे कितना आएगा मेरे दोस्त 0.291, कितना आ गया सॉल्व करने पे 0.291। अब इसको क्या करेंगे हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए सर अभी आपने बताया, क्या बताया कि इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर इससे हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आंसर इसका आ जाएगा हमारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.1% इसका कैपेसिटी फैक्टर हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हमारा राइट आंसर हो जाएगा Cp इज इक्वल टू 29.1%, ठीक है, Cp इज इक्वल टू 29.1% हमारा राइट क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको चाहे कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर पावर जनरेशन निकालना हो, चाहे आपको निकालना हो कैपेसिटी फैक्टर ऑफ विंड पावर जनरेशन, दोनों के लिए फार्मूला एक ही है मेरे दोस्त। फार्मूला कौन सा, फार्मूला आपका ये फार्मूला आप बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, कौन सा फार्मूला, आपको ये पूरी तरीके से आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो अपने से, ठीक है, अपने से आप किसी भी चीज को एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप कुछ भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुछ भी वैल्यू आपका दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कुछ भी वैल्यू, यानी यहाँ के 290 740 जो वैल्यू दिया हुआ है, आप कुछ भी मान करके एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बना के एग्जाम में आ जाएंगे जब आपसे पूछा जाएगा कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इससे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, अब ध्यान से देखेंगे, अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका, जलवायु में ऊर्जा उपयोग का प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट, यानी कि जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसका हमारे वातावरण में या फिर जलवायु में क्या प्रभाव पड़ता है या फिर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आइए जानते हैं। ऊर्जा के उपयोग से अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत क्षय तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या सभी प्रकार की ऊर्जा से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रहा है, तो नहीं। हमारा किस ऊर्जा से हो रहा है, तो जीवाश्म ऊर्जा से हमारा हो रहा है, ठीक है। जीवाश्म ऊर्जा जैसे कि आपका कौन कौन सा हो गया, आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गए,
ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम जैसे उत्पाद हो गए, बायोमास जैसे हो गया, तो उससे हमारी क्या हो रही है कि जो हमारा गैस निकल रहा है, ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा निकल रहा है, उससे क्या हो रहा है कि अम्ल वर्षा जैसे प्रभाव बन रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहे हैं, ओजोन परत क्षय हो रहा है, यानी कि ओजोन परत डिप्लीशन हो रहा है, तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस चीज को समझेंगे, यानी कहने का ये मतलब है मेरे दोस्त, कहने का ये मतलब है कि जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसके उपयोग से अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत क्षय तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। द यूज ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग प्रॉब्लम, हमें क्या हो रही है, समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। लाइक जैसे एसिड रेन, अम्ल वर्षा हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी कि ओजोन परत क्षय हो गया, एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। ध्यान से समझेंगे, वैश्विक महत्व के कुछ प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं, यानी कि ग्लोबली अगर हम देखें तो सम ऑफ द मेजर इन्वायरमेंट इन इशू ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस आर, यानी कि कुछ वैश्विक मुद्दे क्या क्या हैं, ध्यान से समझेंगे। एक तो अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा जैसे वैश्विक मुद्दे चल रहे हैं, ओजोन परत क्षय हो रहा है आपका, यानी कि ओजोन परत डिप्लेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, और जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है हमारे एनर्जी के यूज करने से। ठीक है, अब समझेंगे, बारी बारी से एक एक एनर्जी को देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले बात कर रहे हैं अम्ल वर्षा की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एसिड रेन की बात कर रहे हैं। अब एसिड रेन कैसे होता है? एसिड रेन जो हमारा होता है, यानी कि जो अम्लीय वर्षा होता है, प्राकृतिक रूप से अम्लीय ही होती है, प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। कहने का ये मतलब है कि जो अम्लीय वर्षा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ मिला दिया जाता है कि उस अम्लीय करने के लिए, ठीक है, वो नेचुरल रूप से अम्लीय वर्षा होती ही है। ठीक है, तो समझेंगे इसका और कहने का क्या मतलब है कि इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल HNO3 एंड सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बन जाता है। कहने का क्या मतलब है मेरे दोस्त कि जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है कि वो CO2 और जलवाष्प के साथ मिल करके, ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है, जलवाष्प के साथ मिल करके, जलवाष्प के साथ साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना दे रहा है और सल्फ्यूरिक अम्ल बना दे रहा है, जो कि हमारे क्या किस चीज का रीजन बन रहा है, हमारे अम्लीय वर्षा का रीजन बन रहा है। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, अम्ल वर्षा में अम्ल जो है दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आता है, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो अम्ल वर्षा हो रहा है मेरे दोस्त, उसमें जो एसिड बनता है दो प्रकार के वायु प्रदूषण के कारण बनता है। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है कि ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, यानी कि जो इंडस्ट्री होती है, आपने इंडस्ट्री देखा होगा, इंडस्ट्री में धुआं निकलने के लिए इस तरह से चिमनी लगा होता है। ठीक है, चिमनी लगा होता है जिससे क्या होता है कि धुआं निकलता रहता है इस तरह से। तो कहने का क्या मतलब है कि कारखानों की चिमनियों, धुआं, चिमनी से निकलने वाले धुआं बसों व स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर, यानी कि बसों, जो हम बस चलते रहते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है, ठीक है, और उसके बाद स्वचालित वाहन जो ऑटोमेटिक वाहन चलते हैं, यानी कि जो स्वचालित यानी कि जो चलने वाले वाहन होते हैं, उसको जलाने से, यानी कि जो उसमें एनर्जी का खपत होता है, उससे जो निकलने वाली धुआं होता है, ठीक है, उससे वायुमंडल में मिल जाते हैं। ठीक है, उससे मिल जाते हैं वायुमंडल में। उससे क्या होता है कि वर्षा के जल का pH मान जब होता है 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। कहने का ये मतलब है मेरे दोस्त कि जब ये सारी धुआं, ठीक है, यानी कि जो ये सब एयर पोल्यूशन होकर के जाता है ऊपर, तो इसमें दो प्रकार के गैस मिलते हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ये गैस मिल जाता है तो नाइट्रिक अम्ल बना देता है, यानी कि HNO3 बना देता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, यानी कि H2SO4 बना देता है, जो कि एसिड रेन का कारण बनती है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये होता कैसे है, यानी कि ये धुआं यानी फिर ये गैसें पैदा कैसे होती हैं, तो हमारी जो हम ऊर्जा यूज कर रहे हैं, यानी कि बसों से, या फिर इलेक्ट्रिक कह रहे हैं, जब हमारे वाहन चल रहे हैं उससे, या फिर हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, फ्रिज से हो गया, कूलर से हो गया, AC से हो गया, और क्या होगा, जो इंडस्ट्री हो रहे हैं, इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है उससे हो रहा है, कल कारखानों से हो रहा है, ठीक है, जो धुएं निकलते हैं उससे हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इसकी वजह से वर्षा का कारण बनता है। अगर बात करें, जब वर्षा में जल का मान जो है, जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो क्या होता है, जल जो है अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, वर्षा का जल जब हुआ है उसका pH मान 5.6 से नीचे हो जाता है, जो वर्षा होती है उसका अगर
पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जो है मेरे दोस्त जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जब यही अम्लीय वर्षा जब नदी के पानी में मिलती है तो नदी के पानी का भी पीएच मान क्या होता है, कम हो जाता है। मेरे दोस्त इस चीज को समझना है। ऐसे नदी में जीवधारियों का रहना कठिन हो जाता है, यानी कि ऐसे नदी में जो जीवधारी रह रहे हैं जैसे कि मछलियां रह रही हैं उनका रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है पानी में। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, एसिड रेन इज एसिडिक इन नेचर, यानी कि जो है एसिड रेन जो होता है वो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है। दिस इज बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO इन द अर्थ एटमॉस्फेयर रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब जो आपको है यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, उसी का ट्रांसलेशन करके यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। जैसे कि द एसिड इन एसिड रेन कम्स फ्रॉम टू वेज, यानी कि जो अम्लीय वर्षा होती है जिसमें अम्ल होता है दो प्रकार से आते हैं। जैसे कि एक तो दो प्रकार के वायु पॉल्यूशन से आते हैं, कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। दीज पॉल्यूटेंट्स आर इनिशियली रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द बिल्डिंग ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, यानी कि फैक्ट्री के चिमनी से आता है ये वायु प्रदूषण। ये प्रदूषण बसेस से आते हैं एंड सेल्फ प्रूवेल्ड व्हीकल से आते हैं। व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर बिकम्स लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, यानी कि जब वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। व्हेन एसिड रेन वाटर फ्लोज इनटू अ रिवर, जब अम्लीय वर्षा जो है नदी के जल में मिलता है, द पीएच वैल्यू ऑफ द रिवर वाटर डिक्रीज, और नदी का जो नदी होता है नदी का पीएच मान जो है नदी के पानी का पीएच मान कम हो जाता है। एंड जिससे क्या होता है कि डिफिकल्टीज फॉर लिविंग बीइंग्स टू लिव इन द सच ए रिवर, यानी कि जो नदियों में क्या होते हैं जो जीवधारी रहते हैं उनको जीवन में दिक्कत होती है, उनके जीवन में दिक्कत बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, अब क्या है अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभाव, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा के क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है। अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेतों, ध्यान से समझेंगे, यानी कि अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है मेरे दोस्त, जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं यानी कि मछलियां वगैरह जो रहती हैं उनकी मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। खेतों और पेड़ पौधों में वृद्धि में गिरावट, यानी कि जो खेत होते हैं या फिर पेड़ पौधे जो होते हैं उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, तांबा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिल जाना। ठीक है, यानी कि जब तांबा और सीसा जैसे घातक तत्व जो है एसिड रेन से पिघल जाते हैं, पिघल करके पानी में मिल जाते हैं तो पानी जहरीला बन जाता है। ठीक है, तो वो नुकसान करता है। ये सभी दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं, यानी कि ये सारे कारक यानी कि ये सारे प्रभाव देखे जा सकते हैं। यानी कि कौन कौन से प्रभाव इसने बताए। पहला प्रभाव इसने क्या बताया मेरे दोस्त, पहला प्रभाव बताया कि पानी में रहने वाले जीवों की मृत्यु, पानी में रहने वाले जीवों की मृत्यु, रहने वाले जीवों की मृत्यु, जीवों की मृत्यु। ठीक है, दूसरा इसने क्या बताया मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, दूसरा इसने क्या बताया, पेड़ पौधों की ग्रोथ में रुकावट, यानी कि पेड़ पौधों के विकास में रुकावट। ठीक है, रुकावट हो सकती है। और क्या समझेंगे, तांबा और सीसा के मिलने से तांबा और सीसा का पानी में मिल जाना, जिससे क्या हो जाता है, पानी जहरीला हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया आपके। ठीक है, अगर चौथा बताऊं, जो आपके बायोडाइवर्सिटी होते हैं, जैव विविधता होते हैं, जैसे कि अगर बात करें आगरा का जो ताजमहल देखा होगा आपने, आगरा का ताजमहल का पीला पड़ जाना, ताजमहल का पीला पड़ जाना। ठीक है, पीला पड़ जाना। ठीक है, ये सारे कॉज हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, जर्मनी व पश्चिमी यूरोप में जंगलों के नष्ट होने का कारण भी अम्ल वर्षा ही है। यानी कि अगर बात करें सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे है, तो जर्मनी और पश्चिमी यूरोप जैसे जंगल जो है पूरी तरह से एसिड रेन से बहुत ज्यादा पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में एसिड रेन कम होता है, लेकिन जर्मनी और यूरोप जैसे पश्चिमी यूरोप जैसे अगर इलाकों की बात करें तो वहाँ के जंगल पूरी तरह से तबाह होने वाले हैं सिर्फ एसिड रेन की वजह से।
और फिर क्या बात करें, मनुष्यों पर भी इसका परिणाम जो है गंभीर होता है, मनुष्य पर भी इसका परिणाम गंभीर होता है। और अम्लीय वर्षा के कारण जो है आगरा का ताजमहल पीला पड़ रहा है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, ये अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभाव है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यही सेम चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे बच्चे आप सभी। ड्यू टू एसिड रेन द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि जीवधारी पानी में रहने वाले जीवों की मृत्यु हो जाती है। डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ पौधों की ग्रोथ में रुकावट। मिक्सिंग ऑफ डेडली एलिमेंट्स लाइक कॉपर एंड लेड इन द वाटर, यानी कि तांबा और शीशे का पानी में मिल जाना। ऑल दीज साइड इफेक्ट्स कैन बी सीन, यानी कि इस तरह के दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। एसिड रेन इज आल्सो द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन जर्मनी एंड वेस्टर्न यूरोप, यानी कि एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन इज द रीजन, यानी कि एसिड रेन हमारा कारक है फॉर द डिस्ट्रक्शन, यानी कि तबाही के लिए, ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों की नष्ट के लिए, इन जर्मनी एंड वेस्ट यूरोप, यानी कि पश्चिमी यूरोप और जर्मनी में, जर्मनी के जो जंगल हैं उसके नष्ट होने का कारण भी क्या है, हमारा एसिड रेन ही है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इट कॉन्सिक्वेंस आर सीरियस ऑन ह्यूमन्स टू, यानी कि इसके ह्यूमन के ऊपर भी दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। आगरा ताजमहल इज टर्निंग येलो ड्यू टू एसिड रेन, यानी कि आगरा का ताजमहल भी एसिड के कारण जो है पीला पड़ रहा है, इस चीज को आपको ध्यान में रख कर चलना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ओजोन परत है, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन आपको समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना न्यूनीकरण या ह्रास ओजोन क्षय कहलाता है। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा ओजोन परत की मोटाई है, ठीक है, यानी कि आपको पता है हमारी पृथ्वी पर ओजोन परत है। ठीक है, समझेंगे, हमारा अगर ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे क्या है, ओजोन परत इस तरह से है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहले तो है पृथ्वी के ऊपर अगर जाएंगे तो क्या आता है, क्षोभ मंडल, क्या आता है, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, और ऊपर क्या है, समताप मंडल, समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक परत है आपका, उसे कहते हैं क्या, ओजोन मंडल या फिर ओजोन परत कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन मंडल या फिर ओजोन परत कहते हैं। और ये ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना, न्यूनीकरण यानी कि कम होना, ह्रास होना ओजोन क्षय कहलाता है, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन कहलाता है। इस चीज को आपको समझना है। ओजोन की परत जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है, यानी कि जो सन के रेडिएशन होते हैं, ठीक है, सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उसको हमारा पृथ्वी का जो ओजोन लेयर है वो रोक करके रखता है। लेकिन क्या हो रहा है मेरे दोस्त, वर्षों से ओजोन, क्या हो रहा है कि वर्षों से ओजोन परत के क्षय होने के कारण ओजोन परत में कई छिद्र हो गए हैं, यानी कि ओजोन परत के डिफ्लेशन के कारण क्या हो गए हैं मेरे दोस्त, ओजोन परत में कई छोटे छोटे छिद्र हो गए हैं। अगर ये बात करें सबसे ज्यादा छिद्र कहाँ पे है मेरे दोस्त, ये सबसे ज्यादा छिद्र आपके विशेष रूप से अंटार्कटिका में देखे जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसी के माध्यम से अब हानिकारक विकिरण जो है वातावरण में प्रवेश करने लगता है, यानी कि जो छेद हो गए हैं, छोटे छोटे छिद्र बन गए हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन से, उससे क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, हानिकारक विकिरण है सूर्य के, वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने लगता है। और ओजोन परत क्षय के कारण कैंसर जैसी बीमारियों के नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं। इससे क्या होगा, अगर सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज सीधे हमारी पृथ्वी पर आएंगे तो हमारा जो बॉडी है उसमें क्या कैंसर जैसे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस चीज को आपको समझ के चलना है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में विशेष रूप से अंटार्कटिका में इसके छिद्र देखे जा सकते हैं ज्यादातर। ओजोन क्षय या फिर ओजोन कमी जो है सबसे प्रमुख है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ओजोन क्षय देखने को मिलते हैं। ओजोन परत को क्षय करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, यानी कहने का क्या मतलब है, ओजोन परत के डिप्लीशन के लिए सबसे बड़ा कारक कौन है, तो CF यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि CLF है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, वही चीज आपका यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाले बच्चे एक बार आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, यानी कि ओजोन परत यानी कि ओजोन क्षरण के प्रभाव। ओजोन क्षरण के प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि ओजोन क्षरण के प्रभाव क्या देखे जा सकते हैं। अगर ओजोन का न्यूनीकरण हो गया, ओजोन लेयर कम हो गया, तो उससे प्रभाव क्या देखे जा सकते हैं, आपको समझना है। मनुष्य की त्वचा जो है, मनुष्य की त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में जो ऊपरी सतह होती है मेरे दोस्त, ये क्या हो सकते हैं, ये डैमेज हो सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, किसकी वजह से, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कारण। दूसरा रीजन क्या है मेरे दोस्त, ओजोन स्तर के क्षरण के कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से
त्वचा का कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? त्वचा का कैंसर हो जाता है। और सबसे बड़ा रीजन यही है कैंसर होने का, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओजोन स्तर के क्षरण से अनुवांशिक विसंगति हो जाती है, अनुवांशिक डैमेज होता है आपका, विकृतियां हो सकती हैं और सनबर्न जैसी स्थिति हो जाती है तथा मोतियाबिंद जैसे बीमारियां भी हो जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इतने ओजोन क्षरण से, यानी कि ओजोन डिप्लीशन से होने वाले प्रभाव हैं, होने वाले नुकसान है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, द सेल्स ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द ह्यूमन स्किन गेट डैमेज, यानी कि जो ह्यूमन स्किन जो होती है ऊपरी परत वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेवल, ओजोन लेयर होना चाहिए। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कारण क्या होता है? स्किन कैंसर इज कॉज्ड बाई द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों के कारण क्या होता है? स्किन का कैंसर हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेवल लीड्स टू जेनेटिक एनॉमलीज, मालफंक्शंटीज और क्या है, डिसीज लाइक सनबर्न एंड कैटरैक्ट। ठीक है, यानी कि सनबर्न, मोतियाबिंद आपके जेनेटिक प्रॉब्लम आपके हो जाते हैं और आपकी विकृतियां जैसी प्रॉब्लम आपको देखने से को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? ये है सन, ये है सन। यहाँ से क्या आ रहा है? अल्ट्रा वायलेट रेज आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है? अल्ट्रा वायलेट रेज आ रहा है। ध्यान से समझेंगे, ये है क्या हमारा? ये है अर्थ। ये अर्थ के ऊपर क्या आ रहा है? सीधे सीधे अल्ट्रा वायलेट रेज आ रहा है। ध्यान से देखेंगे, ये है हमारा क्षोभ मंडल। ठीक है, ये हमारा क्या है मेरे दोस्त? ये है क्षोभ मंडल। क्या है? ट्रोपोस्फियर है। क्या है? ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल है। अब इस ध्यान से देखेंगे, इस क्षोभ मंडल के ऊपर जो है हमारा, ये ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन लेयर है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी की सतह से जो है 10 से 12 या 14 किलोमीटर के बीच में आपका क्षोभ मंडल पाया जाता है। उसके बाद 20 से 30 किलोमीटर के बीच में आपका क्या आता है? ओजोन लेयर आपका पाया जाता है। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर है। ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर में ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है। देखिए रहे, इस तरह से ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे यहाँ पे देखें डिप्लीशन हो गया, यानी कि क्या है? क्षरण हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ तो देखेंगे पूरी तरह से यहाँ पे छिद्र हो गया है ओजोन लेयर से। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये डायरेक्ट सनलाइट जो है मेरे दोस्त सीधे पृथ्वी पर आ रही है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट आपकी पृथ्वी पर आ रही है, जिससे ये सारी बीमारी आपको देखने को मिलता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इसका रीजन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, यानी कि ज्यादातर ये किससे निकलता है? एसी और फ्रिज से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा है? भूमंडलीय उष्मीकरण। क्या आंसर है मेरे दोस्त? भूमंडलीय उष्मीकरण है आपका नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैसा होता है? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि उष्मीकरण। उष्मीकरण से आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है मेरे दोस्त, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को भूमंडलीय उष्मीकरण कहा जा रहा है। यानी कि मेरे दोस्त, जो धरती के वातावरण यानी कि जो हमारा क्लाइमेट है उसमें जो लगातार परिवर्तन हो रहा है, तापमान वृद्धि हो रही है, उसी को क्या कहा जाता है? भूमंडलीय उष्मीकरण कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हमारी जो धरती है सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती हैं और फिर वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है मेरे दोस्त कि ये है आपका सन। ठीक है, मान लीजिए कि ये है आपका, यहाँ पे बनाया मैंने आपका सन। ठीक है, ये है आपका सन। क्या है ये आपका बन गया, ये आपका बन गया सन। ठीक है, ये आपका बन गया सन धरती से। और ये क्या है आपकी? ये है पृथ्वी। ठीक है, ये है पृथ्वी। अब पृथ्वी पे क्या है? वायुमंडल है। ये वायुमंडल बन गया, ये आ गया आपका वायुमंडल। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब जब ये सूर्य यहाँ से विकिरण जो है पृथ्वी पर डायरेक्ट आ रही है मेरे दोस्त, डायरेक्ट आ रही है और डायरेक्ट आके क्या हो रही है? टकरा के वापस चली जा रही है। ठीक है, टकरा के वापस चली जा रही है। लेकिन कुछ क्या हो रही है मेरे दोस्त? कुछ जो है, कुछ टकरा के वापस ना जा करके अंदर ही रुक जाती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ किरणें, परावैंगनिक किरणें, यानी कि धरती की डायरेक्ट सनलाइट है, वो क्या करती हैं? कुछ तो परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं, कुछ जो है रह जाती हैं, और जो रह जाती हैं मेरे दोस्त वही जो है भूमंडलीय उष्मीकरण यानी कि वही तापमान को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर के बना है, जिनमें से कुछ जो है ग्रीन हाउस गैस से शामिल हुई हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। एज द नेम सजेस्ट, द कंटिन्यूअस वर्ल्ड वाइड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज बीइंग कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यानी कि जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, धरती के वातावरण के तापमान में वृद्धि होने के लगातार जो वृद्धि हो रही है उसी को भूमंडलीय उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आवर अर्थ रिसीव हीट फ्रॉम द सन रेज, यानी कि हमारी पृथ्वी को डायरेक्ट सन से जो है ऊष्मा मिलता है। द रेज पासिंग थ्रू द
एटमॉस्फियर कोलाइड विद द अर्थ सरफेस, यानी कि क्या होता है कि जो रेज पास हो रहा है सीधे जो है एटमॉस्फियर में, वो किससे टकराती हैं, अर्थ के सरफेस से टकराती हैं, एंड देन रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर, और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, एंड रिटर्न अगेन, और वापस पुनः लौट करके आ जाती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द अर्थ एटमॉस्फियर इज मेड अप द मेनी गैसेज, अर्थ का जो एटमॉस्फियर होता है बहुत सारी गैसों से मिल करके बना होता है, इंक्लूडिंग सम ग्रीन गैसेज, यानी कि कुछ ग्रीन गैसों को मिलाकर भी हमारा अर्थ का जो वायुमंडल है वो हमारा बना हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे भूमंडलीय उष्मीकरण के दुष्प्रभाव, यानी कि अगर हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर हमारी पृथ्वी का बढ़ेगा, तो उससे क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो समझेंगे। तापमान में वृद्धि, यानी कि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो वातावरण है, उसके तापमान में क्या होगा, उसके तापमान में होगा वृद्धि, ठीक है। दूसरा क्या है, नई नई बीमारियां, त्वचा एवं एलर्जी संबंधी रोग बढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि जो नई नई बीमारियां होंगी उससे त्वचा संबंधी रोग बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि त्वचा कैंसर होते हैं, त्वचा जैसे एलर्जी जैसे संबंधी रोग बढ़ेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि यानी कि न्यू डिसीजेज, स्किन एंड एलर्जी रिलेटेड डिसीज आर इंक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीज्ड, ठीक है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों के पिघलने की दर प्रतिवर्ष बढ़ रही है, जिससे बहुत से देशों में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आप सभी को पता है मेरे दोस्त कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, पर्वतों पे क्या है, बहुत सारे ग्लेशियर हैं मेरे दोस्त। उस ग्लेशियर के पिघलने से, जब ग्लेशियर पिघलेगा मेरे दोस्त, तो समुद्र का स्तर जो होगा, यानी कि समुद्र का जो लेवल होगा वो ऊपर उठेगा। उससे क्या है, जो समुद्र के किनारे बसे हुए देश हैं उनके डूबने का खतरा, यानी कि उनमें बाढ़ आने का खतरा या फिर उन्हें डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या है, बारिश चक्र में बदलाव के कारण गर्मी, बारिश और ठंड के मौसम की अवधि में बदलाव आ रहा है। यानी कि कहने का क्या मतलब है मेरे दोस्त, ये जो आपका बारिश का चक्र होता है, यानी कि आपका जो रेन का साइकिल होता है मेरे दोस्त, उसमें बदलाव होने के कारण क्या होता है कि कभी आपका जो गर्मी देखेंगे तो गर्मी आपका लेट हो जाता है, कभी आपका बरसात लेट होता है, कभी आपका ठंड कभी ज़्यादा पड़ता है, कभी ठंड पड़ता ही कम है बहुत, कभी कभी गर्मी आपका लेट शुरू होता है, बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, किसके कारण से होता है आपका, यही भू तापमान की वजह से होता है, भूमंडलीय तापमान, यानी कि भूमंडलीय उष्मीकरण से आपका ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हो रहा है। नदियां सूख रही हैं तथा भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जलीय जीवों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आप सभी देख रहे हैं मेरे दोस्त कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल पानी नहीं आता, पानी की बहुत सारी दिक्कत है। किसकी वजह से, क्योंकि नदियां सूख रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उससे क्या होता है कि भूमि का जो जल है बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो आपने देखा होगा वहाँ पे नल से पानी नहीं निकलता, वहाँ पे क्या लगवाना पड़ता है, वहाँ पे समर या फिर मोटर लगवाना पड़ता है जिससे पानी निकल जाए। 250-250 300 फीट पर खुदवाना पड़ता है तब जाके पानी निकलता है, ऐसे हालत हो गए हैं। फिर क्या होता है मेरे दोस्त, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जलीय जीवों के जीवन पर भी बुरा असर पड़ रहा है, यानी कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से भी जलीय जो जीव हैं उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर हो रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है समझेंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अच्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले आप समझेंगे ग्रीन हाउस क्या होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस क्या होता है मेरे दोस्त, एक शीशे का घर होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस क्या होता है समझेंगे, ग्रीन हाउस होता है एक शीशे का घर। उस शीशे के घर में क्या होता है मेरे दोस्त, पेड़ पौधे लगाए हुए होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे लगाए हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सन की डायरेक्ट लाइट आती है। मान लीजिए क्या हुआ कि ये है आपका शीशे का घर, ये है आपका शीशे का घर। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, आपके पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुए हैं, आपके पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इससे क्या होगा मेरे दोस्त कि जो सन है, ठीक है, सन की डायरेक्ट लाइट आएगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त, सन की डायरेक्ट लाइट आएगी इस पे, ठीक है। तो कुछ लाइट जो है यहाँ पे जाएंगे अंदर और जाके टकरा के कुछ तो वापस लौट जाएंगे, लेकिन कुछ जो है यहीं पे रह जाते हैं, कुछ अंदर रह जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो अंदर गर्मी रुक जाती है, जो अंदर सूर्य का प्रकाश रुक जाता है, जो अंदर गर्मी रह जाएगी वो टेम्परेचर को बढ़ाएगा अंदर। उससे क्या होगा कि जो पेड़ पौधे की विकास में वृद्धि मिलती है, पेड़ पौधे के विकास यानी कि ग्रोथ में वृद्धि होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। तो ये होता है ग्रीन हाउस। अब उसी तरह से आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, उसी तरह से पृथ्वी को मान करके चलेंगे। तो ग्रह जो है, ध्यान देंगे, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो क्या है, उसको हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, कैसा, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि
जो ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर हरित गृह प्रभाव जो है मेरे दोस्त, एक प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। उससे क्या होता है कि जो कोई ग्रह हो गया या उपग्रह हो गया, उसके वातावरण में जो मौजूद गर्मी होती है, जो तापमान होता है, गर्मी को बढ़ाने का काम करती है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर पृथ्वी पर मेरे दोस्त, अगर बात करें पृथ्वी की, अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, ठीक है, ग्रीन हाउस अगर इफेक्ट ना हो, तो पृथ्वी का औसत तापमान जो है कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस जो है औसत तापमान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंसानों के लिए मेरे दोस्त, अगर औसत तापमान कितना होना चाहिए पृथ्वी पर, 15 से 16 डिग्री होना चाहिए। कितना? 15 से 16 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यह किसके कारण होता है? यह होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। लेकिन जब ग्रीन हाउस प्रभाव ज्यादा हो जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, जब ज्यादा बढ़ जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आपकी आने लगती हैं। ध्यान से देखेंगे, इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन यानी कि आपका हो गया CO2, आपका जल वाष्प हो गया, और मीथेन CH4 हो गया आपका, ओजोन गैस हो गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया आपका, आदि शामिल है। कहने का क्या मतलब है, जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, उसमें कौन कौन से गैस आ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प उसमें आपके आते हैं, मीथेन आपका आता है, ओजोन गैस आपका आता है, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैस शामिल होते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से ही वायुमंडल में मीथेन की मात्रा दुगनी हो चुकी है। यानी कि अगर बात करें मेरे दोस्त, जब से इंडस्ट्रियल क्रांति आई, ठीक है, क्या आया? इंडस्ट्रियल क्रांति आई, यानी कि औद्योगिक क्रांति आई जब से, तब से जो है क्या हुआ, मीथेन की उत्सर्जन की मात्रा यानी कि CH4 के उत्सर्जन की मात्रा क्या हो गई है? दुगनी हो गई है। अब जिसके साथ क्या होता है मेरे दोस्त, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी 30% बढ़ गई है। क्या हो गया है? मीथेन दुगनी हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी 30% बढ़ गई है, जिसके कारण क्या होता है मेरे दोस्त, पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। वही चीज आपका यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, द प्लानिटरी ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस होता है बाई विच, जिससे द सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फियर ऑफ अ प्लानेट सैटेलाइट हेल्प टू मेक द एटमॉस्फियर वार्मर, यानी कि वातावरण को जो है गर्म करने में आपकी मदद करती हैं आपकी कुछ गैसें। ठीक है, दीज ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ETC। ठीक है, यानी कि इन ग्रीन हाउस गैस में आपका कौन कौन सा आता है? ग्रीन हाउस गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका जल वाष्प हो गया, मीथेन हो गया आपका, उसके बाद ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैस शामिल है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फियर हैज डबल्ड, यानी कि मीथेन का जो उत्पादन डबल हो गया है। अलॉन्ग विद दिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज आल्सो इंक्रीज बाई 30% कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका बढ़ गया है, जिससे क्या हो रहा है मेरे दोस्त, कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त आपका पूरी तरह से चैप्टर, यानी कि चैप्टर फर्स्ट, कौन सा आपका चैप्टर, आपका फर्स्ट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका चैप्टर फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आगे क्या होगा मेरे दोस्त, अब आपका नेक्स्ट आपका सेकंड चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, आगे से आपका क्या होगा, सेकंड चैप्टर आपका शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ आपके सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और आप सभी पॉइंट को अपने दोस्तों के साथ में, सभी वीडियो को, ठीक है, अब तक मेरे एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर सिलेबस डिस्कशन को लेकर के साथ में 4 वीडियो हो चुके हैं। तो सभी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक भी करते हुए जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा मेरे दोस्त, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, और मेरी मेहनत को आप साकार करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, अपना बड़ा भाई मान के और अपना छोटा भाई मान करके शेयर करेंगे। ठीक है, किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो, आप सभी स्टूडेंट का, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे।